नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना हमेशा एक चुनौती रही है। और ऐसे में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनने के बाद पहली बार जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, अपने आप में यूं तो ये अभूतपूर्व थे, लेकिन जो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर लोगों को विकास की गति और कहीं ना कहीं उनको उस विकास की भागीदारी में साथ लेकर चलाने की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने विकास को गति देनी है, विजन देना है, जी मैं बात कर रहा हूं डीडीसी मेंबर्स, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, जो इस वक्त हम सब जानते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। एलजी प्रशासन यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर संभाले हुए है और ऐसे में लोगों की उम्मीद खासकर डीडीसी मेंबर्स से, जो ग्रास रूट लेवल पर हम 3 टायर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उनसे काफी है। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा एक लॉलीपॉप या एक रेड टेपिज्म के शिकार होते जा रहे हैं। प्रोफाइल उनको दिया जा रहा है, लेकिन वो प्रोफाइल बिना किसी ताकत के दिया जा रहा है और ये टूथलेस टाइगर से डीडीसी मेंबर से नजर आ रहे हैं। यूं तो अभी हाल ही में इन सभी की मुलाकात एलजी श्री मनोज सिन्हा से भी हुई है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक में जम्मू कश्मीर के हालात पर गौर करें, जहां पर टेरेन डिफिकल्ट है, लोगों की मुश्किलों को दूर करना काफी कठिन रहता है और खासकर जब पॉलिटिकल सिनारियो यहां पर नहीं है, लोगों की उम्मीदें अपने चुने हुए नुमाइंदे खासकर डीडीसी मेंबर से काफी नजर आती हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या सरकार अपने आश्वासन को कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करेगी और क्या वाकई 3 टायर सिस्टम की हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, क्या वो सशक्त होकर लोगों को विकास की राह में अपना भागीदार बना पाएंगे? यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री तरनजीत सिंह टोमी, जो डीडीसी मेंबर है ब्लॉक सुचेतगढ़ से और इस डीडीसी मेंबर बनने से पहले भी हमेशा जनता की आवाज को वो बुलंद करते आए हैं। यूं तो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक जुगानू से डीडीसी मेंबर परीक्षित सिंह भी होने चाहिए थे, लेकिन कंफर्मेशन करने के बाद वो इस कार्यक्रम में अभी तक नहीं आए हैं और ना ही हमारा कॉल उठा रहे हैं। शायद हाईकमान की तरफ से उनको यह आदेश दिया होगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, उस पर लगाम लगाने की शायद बात हो रही है। मेरे एक्सट्रीम वेबसाइट पर सर्वप्रथम श्री सुलेमान मीर साहब बैठे हैं। आप यूं तो प्रोफेशनल प्रेसिडेंट यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैं, डीडीसी मेंबर आप हंदवाड़ा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी की अगर बात करें, वहां पर जो दुश्वारियां लोगों को पेश आ रही हैं और किस प्रकार लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आशाएं डीडीसी मेंबर से है, उस पर आप अपना मंथन रखेंगे। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मणि भाई, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ग्रास रूट लेवल को हम एम्पावरमेंट की बात करते आए हैं, सरकार, केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों से लोगों की अपेक्षा है, आज वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, ऐसे है कि कोई शौक नहीं था, इतने भारी भरकम इलेक्शन लड़ने के बाद कोई शौक नहीं था कि हम प्रदर्शन करते। लेकिन एक बात थी कि ये जो चुनाव हुए, ये बड़ी मुश्किलों के बाद ये मरहला हमने पार किया और इसके लिए मैं सीधे तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको 2020 में हमने दोबारा लेजिस्लेट जब है 4th ऑर्डर में इसको जब लाया, 73rd अमेंडमेंट को जब करने के बाद ये इस इलेक्शंस के लिए आए हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। और फिर उनका एक विजन था प्रधानमंत्री जी का कि दुनिया में और देश भर में से जो बेस्ट मॉडल ऑफ पीआरआई हैं, उनको उठाकर इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर को एक सुनहरी कल देने के लिए, कि भाई उनके मुताबिक ये था कि यहाँ पे वो तरक्की जो ग्रास रूट लेवल पे थी वो नहीं पहुंच पाई, या वो ताकत ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो बाहर की रियासतों को में थी। तो उन्होंने वो सपना देखा और अमित शाह जी ने एज ए होम मिनिस्टर उसको एक बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर में कंडक्ट कराया और ये इतिहास का पहला इलेक्शन बना जिसमें कंकर तक नहीं फेंका गया और ये बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ। लेकिन जब इतना बड़ा विजन लिया, सब कुछ लिया, एक ही रियासत की 2 यूटी बनाई जाती हैं और प्रधानमंत्री जी का ख्वाब ये नहीं है कि जेके यूटी के लिए था, वो लद्दाख और लेक यूटी के लिए भी एक ही जैसा था।
और सशक्तिकरण दोनों के लिए कहा गया, हिल काउंसिल के लिए भी और हमारे लिए भी। और जब ले हिल काउंसिल की बात आती है तो उनका सशक्तिकरण पूरा हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिला, एमओएस रैंक मिला वाइस चेयरमैन को, और जो मेंबर हैं वो डिप्टी मिनिस्टर तक की पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उनकी देखेंगे पावर्स को तो वो देखें आप। तो हमारा मानना यह था कि हमने भी उन्हीं बातों के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि अब प्रधानमंत्री से बड़ा कौन है इस देश में, बिल्कुल सही। और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट में ये बातें कही हैं कि जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण होगा ये 3 टायर के साथ। तो जब हमारा जिस दिन हमारी वर्कशॉप थी, एक दिन पहले देखें वो प्रोटोकॉल का वो आ गया, और सबसे बड़ी विडंबना ये थी, ये जो 3 टायर को लाने के लिए इतना बड़ा वो किया गया, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या चेयरमैन को, उसको और डीडीसी को बराबर एक ही पायदान पर रख दिया। अगर आपको उसको बराबर ही रखना है तो फिर आपको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी इतने बड़े उसकी। तो हमें लगा कि वी हैव बीन चीटेड, हमारे साथ धोखा हो गया है। तो फिर बिना रोए तो मां बच्चे को दूध नहीं देती है ना। बाकी यहां वहां पे हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चूंकि भाई मैं यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, छात्र गतिविधियों से निकला हूं, मैं 10 साल प्रधान रहा जम्मू यूनिवर्सिटी में भी, तो मेरे तो फौजी का खून है, फादर साहब आर्मी में थे, तो मैं तो इसे विद्रोह नहीं कहूंगा, लेकिन गवर्नर साहब बीइंग ए फादरली फिगर, मैं समझता हूं कि उनके साथ गुहार लगाना बड़ा जरूरी था हमारा, क्योंकि हमें ये लगा कि पिछले कई दिनों से ये देखने में आ रहा था कि जितनी भी बातें सुनी थी उनके लिए कि भाई वो एक कृषि क्षेत्र से निकल कर आते हैं, लोगों से उनका राब्ता था, और मैं चंद दिन पहले मिला भी था, तो उनके मिलने से हमें लगा कि हम उनको अगर बात पहुंचाएंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो लेकिन ये प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी था कि ये उन तक पहुंचे हमारी बात, वरना जो ब्यूरोक्रेसी आज समझ लें कि इसको एक उल्टे तरीके से उन्होंने बिल बना दिया, तो क्या उनको बनाने से पहले उन्होंने देखा नहीं था? आज तो इसमें तरमीम हो रही है, लेकिन जब बना रहे थे तो उस वक्त भी तो देखा जा सकता था। तो मुझे यही हैरानी हुई कि हमें वहां तक पहुंचाने के लिए हमें गुहार लगानी जरूरी है। वहां पे जो यंगर लॉट है, वो जो चुनकर आए थे, वो कह रहे थे इस्तीफा ही दे दो सीधा। तो हमने बड़े तरीके से उस सूझबूझ से, कुछ साथी ऐसे थे कि उनको साथ मिला के, जैसे भारत भूषण जी हैं हमारे, मैंने उनसे बात कर ली, क्योंकि ये मसला जब आया एक दिन पहले दोपहर के वक्त ये हमारे व्हाट्सएप पे आ चुका था, तो हमारी बातचीत शुरू हो चुकी थी सभी से, सभी रिजेंटेड फील कर रहे थे। कश्मीर में हुई, सुलेमान भाई से भी हुई, तो ये भी कह रहे थे कि इनसे हमारी थोड़ी तल्लुकात पुराने थे, तो इनसे भी जब बात हुई तो ये भी कह रहे हैं हम भी फील कर रहे हैं ये इतना बड़ा क्यों हुआ। तो सभी जगह से ये था कि अगर ये करना है तो हमें नहीं ये डीडीसी, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हम पर ऐसी हो गई हैं कि वो हमको समझ रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल थिंग्स, आपका एमएलसी नहीं है, आपका एमएलए नहीं है, एक मेंबर पार्लियामेंट है, तो वो कहां जाएगा? ही इज नॉट अवेलेबल। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा, कभी वो दिल्ली में बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में है, वो आ नहीं सकते, तो एक एमपी है, तो आप कहां जाएगा? और जो एडवाइजर्स हैं, दे आर नॉट अवेलेबल टू पब्लिक। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली कह रहा हूं, मेरी तो गुहार है अभी भी गवर्नर साहब से कि जनाब कुछ दिन फिक्स कर दिए जाएं कि वो हफ्ते में पहले 3 दिन अगर सेक्रेटरिएट में बैठेंगे, लास्ट वाले 3 दिन तो वो फील्ड में जाएं, लोगों में जाएं। वो यूं जाते हैं, यूं ऐसे व्हर्लविंड जैसा एक टूर लगता है, यूं हाथ लगाया, खत्म हो गया, लोगों की बात ही भूल जाती है। मैं तो सबसे पहले दावा देता हूं कि मेरे इलाके में आए जिनके पास इरिगेशन है, आके देखें नहरों का क्या हाल है, आके देखें कि ट्यूबवेल का क्या हाल है, आके देखें कि लिफ्ट इरिगेशन का क्या हाल है। ठप पड़ी है, बंद पड़ा है, और कोई गुहार लगा लो, कुछ कर लो, कोई लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर इसलिए ये प्रोटेस्ट करना लाजमी था। तंजील जी साहब ने कहा कि ये प्रोटेस्ट करना लाजमी था, क्योंकि जो तस्वीर है, जो तासुर ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित बनने के बाद
रेड टेपिज्म बढ़ गया है, बाबूशाही ज्यादा हावी हो रही है। सलमान जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मीर साहब, आप उस खित्ते से, खासकर कश्मीर घाटी की अगर बात करें, जहां चुनौतियां बहुत ज्यादा है, एक लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट मिलिटेंसी का है, सिक्योरिटी वहां पर नहीं है। पहले भी कई पॉलिटिकल वर्कर्स को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया है मिलिटेंट द्वारा। ऐसे में क्या लगता है कि जो एक कोरा आश्वासन या हॉलो स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे टोनी जी ने कहा कि जब इलेक्शंस हुए, इस इलेक्शन से पहले जो हाइप दी गई थी डीडीसी इलेक्शन की, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया कि थर्ड टायर का, और थर्ड टाइम वो भी वेल डिफाइंड नहीं था। जो आपके डीडीसी मेंबर्स, अदरवाइज जो बाकी स्टेट्स में है वहां पे ये है कि जो आपका बीडीसी काउंसिल बनता है, फिर यही काउंसिल अपने चेयरमैन को चुनता है। लेकिन एक नए मॉडल को, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को, कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और फिर ऐसी चीज को कार्व आउट करना कि हम ना एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं उसको तोड़ के हम 2 या 3 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं, ताकि जो जमीनी सत्ते पे जो लोग हैं उनको अपने हुकूक मिले, वहां पर काम हो। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हंदवाड़ा में राजवार, वहां पे आपके तकरीबन 70 गांव हैं, 23 आपके 30 आपके जो है वो हल्के हैं, पंचायती हल्के हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। अब इस चीज को हाइप बना के पेश करना कि आप अंदाजा लगाइए कि आपके जो एक्स एमएलएज हैं या एक्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्यों, व्हाई? वो तो पहले भी रह चुके हैं इसमें, वो तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, मिनिस्टर होके, एमएलएज होके वगैरह। तो जैसे न्यूज़पेपर्स में रोज हम देखते थे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोज कि डीडीसीज को मैसिवली एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 दिन का, जैसे ये बोल रहे थे टोनी जी की, हमने 2 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग था। हम जम्मू आए, मेरे ख्याल से 98% जो डीडीसीज है वो सारे आए कश्मीर से, वैली से यहाँ पर आए। उन किन हालात में इलेक्शन हो गए वहां पर बताने की जरूरत ही नहीं है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो बड़ी हार्श थी, -7 -8 हुआ करता था टेम्परेचर, वहां पे ड्रॉप बड़ा डिप। तो उस हालात में इलेक्शंस हुए। उम्मीदें लोगों की बहुत जबरदस्त है, वो नहीं समझते कि ये डीडीसी है, हमारे एमएलएज हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो या तो हम कोशिश करते थे कि, क्योंकि अनसर्टेनिटी में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, डिफाइन नहीं था हमारे पास कि इनका जो होगा पावर क्या होगा, लेकिन हमने दिमाग में ये जाना था कि नीचे we will be their representatives, we will represent them at the bigger platform, हमें empower किया जाएगा, हम ये empower करेंगे। तो जैसे जम्मू आए, 2 दिन का वर्कशॉप था हमारा, ट्रेनिंग था, तो एक दिन पहली रात कोई लेटर ऑफ वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आई। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस वाज अ शॉक ऑनेस्टली, क्योंकि टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं, नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है, इसको क्योंकि 3 tier Panchayati Raj Act was there, but after that reorganization of this act and the 73rd and the 74th जो amendment होगी या कश्मीर में, तो इसका क्या होगा कि कश्मीर में जो 3rd tier जो बनेगा, 2nd tier भी नहीं हुआ था, 2nd tier हो गया, 3rd tier हुआ इलेक्शन, मगर ये भी वेल डिफाइंड नहीं था। हमने सोचा था कि इसमें स्कोप है, इसको ये ऐसा मॉडल बना के पेश करें जो देश की जो विभिन्न भाग है वहां पर इसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन जैसे ही पहला इसका आया जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, मैंने कहा वे वो शॉक। हमने सोचा कि नहीं, ये नहीं कि हम अपने लिए शॉक थे, जब तक ना आप रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करोगे, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि नीचे पे एम्पावरमेंट होगी। तो अब एम्पावरमेंट टर्म को तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते हैं किस तरह से एम्पावर इनको करना है, लेकिन टेक्निकल स्नैक्स वर देयर जो हम कहेंगे कि आप जैसे ये बोले थे टोनी भाई की, बीडीसीज और डीडीसीज को एक ही पायदान पे रखा गया। हमारा ये कतन भी ये मतलब नहीं था कि नहीं इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, नो, नॉट एट ऑल, बट देयर शुड बी अ डिफरेंस। अगर डीडीसी इलेक्शंस करवाए तो बीडीसीज उनको पैरेलल क्यों रखना है? फिर या तो दोनों में से एक को एबॉलिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर आप डीडीसीज बने हैं तो इनको ऊपर, दैट वाज देयर कि दे टुक द स्ट्रीट्स, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लेकिन
आपने ये सोचना है कि हम इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को मोर स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ख्वाब है, जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को ना स्ट्रेंथन करने का, अगर इसी तरह से आपने एम्पावर किया तो स्ट्रेंथन कैसे होगी ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। ये और एक्सपेक्टेशंस बहुत जबरदस्त है और हमारे लोगों की होनी भी चाहिए। जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती है वहां पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है। बिल्कुल सही बात है। आप ख्वाब आपके बहुत बड़े होते हैं, तो अगर आपने 50 करोड़ का ख्वाब देखा होगा ये 2 लाख में पूरा नहीं हो सकता। सही बात है, एवोल्यूशनरी है प्रोसेस, एवोल्यूशनरी, इसमें कोई शक, लेकिन जो पहला स्टेप था इस एवोल्यूशन का वही बड़ा खतरनाक साबित हुआ। इसने दिल तोड़ दिए। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर दोहराता हूं मैं कि वी वर नॉट देयर फॉर द ऑनरेडियम, इसमें कोई शक नहीं। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। जो हम जब मिले ऑनरेबल गवर्नर साहब से, ही लिसन्ड अस पेशेंटली, ऑनेस्टली, और उन्हें जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बुलाया था, जो टॉप रैंक के ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां पे, जैसे आपके चीफ सेक्रेटरी साहब थे वहां पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, रोहित कंसल जी थे, सुब्रमण्यम जी पहले, तो वो सारे थे वहां पे। इसका ये मतलब लगा सीरियसनेस है, इसमें कोई शक नहीं। बट अब ये है कि इन पे डिपेंड करता, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो उनके हाथों में नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, स्कोप इसमें बड़ा जबरदस्त है। अगर ये चाहते हैं कि इसको मॉडल बना के इसकी रेप्लिकेशन फिर बाकी स्टेट्स में हो जाएगी, दो थर्ड टायर इज देयर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नया एक कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले कहा कि उनकी वो एप्रिसिएशन तो देना ही चाहेंगे इस भी बात के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर ना हमारी जो उम्मीदें थी, जो तमाम डीडीसीज जो थे जम्मू कश्मीर के डीडीसीज, उनकी जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वहां पे जिस तरह से बढ़ाई गई थी, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन उस पर खरी नहीं उतरी अभी तक। मेरे साहब ने कहा कि एक हाइप दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात की सीरियसनेस इससे ही नजर आती है इन इलेक्शन को कि एक्स मिनिस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बेशक वो जीते हारे वो दूसरी बात है, लेकिन एक सीरियसनेस इस इलेक्शन की सामने आ रही थी। अटॉर्नी जी, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूंगा। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की यहाँ पर बात निकल के आई है, और जिस तरह वीर साहब ने कहा कि हाइप तो दिया गया था इसमें, इसको लेकर ही, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की बात करें तो वहां पर कुछ नजर नहीं आता। प्रैक्टिकल अगर बात करें तो आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजिम, चाहे हम पटवारी की बात करें, तहसीलदार की बात करें, वो रिस्पेक्ट आज भी डीडीसी या बीडीसी मेंबर्स को नहीं मिल पा रही है। क्या एक माइंडसेट को परिवर्तन करने की जरूरत है, या जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, पॉलिटिकल जो एक क्लास थी वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको ये कहूं कि पॉलिटिकल क्लास इज एनी टाइम बेटर देन दीज बाबूस। आई विल पार्डन इफ समवन इज हर्ट बाय माय स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स। ये है भी सीधी बात तो सीधी ही करूंगा। बिल्कुल सही बात कि बाबूस कैन नेवर एंड एवर रिप्लेस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल क्लास। जो उसको डर होता है कि मैंने लोगों में जाके फिर लोगों को फेस करना है, वो डर बाबू को नहीं है। बिल्कुल, उसने 60 साल की उम्र में रिटायर होना, उसको प्रमोशन मिलनी है, उसको कुछ नहीं होना, वो काम करे ना करे, वो लोगों की सुने ना सुने, इट इज उसका अपना वो है। लेकिन चाहे यहां पे बीजेपी की ही सरकार थी, मुझे मालूम है डॉक्टर निर्मल सिंह जो मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, हम उनकी बाजू पकड़ के भी काम करवा सकते थे। और जो लोग थे, कविंदर गुप्ता जी थे, हमारे यहाँ पे मेयर थे, हमारे सामने वो निकले हैं, और जितने भी लोग थे वो हमारे में बीच में से थे, हम उनकी बाजू पकड़ते, चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं कह रहा हूं, लेकिन वो रीचेबल है, अप्रोचेबल है। आप ही मुझे बताएं, कौन सा एडवाइजर जो है, मुझे बताएं ना जी ना, मैं अपने इलाके की बात करता हूं ना, द एरिया आई रिप्रेजेंट। मेरे, आपने कहा हाइप दी गई, इन्होंने कहा, मेरे इलेक्शन में जो थे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे श्याम चौधरी जी, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका पर्चा भरवाने के लिए अनुराग ठाकुर जी आए, दिल्ली के मंत्री हैं वो आए, जनरल वीके सिंह वो कैंपेन में आए, स्मृति ईरानी जी कैंपेन में आई, वो सिंगर जो हैं, गायक हैं जो हंसराज हंस जी आए। तो हमें भी ये लगने लगा
प्रधानमंत्री हैवी वेट्स आए, heavy हाँ weights। कि हमारी एक्सपेक्टेशन और लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है और बहुत बड़ी पावर लोगों के हाथ में आएगी, जो ग्रास रूट लेवल पे आएगी, पंचायत में आ जाएगी। तो वो एक जो चीज है, जब हमने ये ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल देखा, प्रेसिडेंस देखा, इसमें हमने देखा वो सब मिसिंग है। जो ख्वाब हमको दिखाया गया था वो नहीं था। लेकिन एट द कहते ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं थैंकफुल टू द फादरली फिगर ऑफ द स्टेट, हमारे मनोज सिन्हा साहब। बोला उन्होंने कि जाते ही बोला कि मुझे पता चल गया बदमाशी तेरी है। ऐसा कुछ नहीं था कि हम चूंकि यूनिवर्सिटी से निकले थे तो हमने सभी को एकत्रित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई ओन इट। मुझे लगा कि किसी ना किसी को तो पहल लेनी है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो और जो मेरे प्रधानमंत्री का ख्वाब था उसके लिए तो लड़ेंगे हम। मैं आजाद हो सकता हूं। हमने इसी को थोड़े दिन पहले, मेरे व्यूज बीजेपी पार्टी से नहीं मुलाकात मेल खाते होंगे, लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात आएंगी वो सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। मैंने तो सीखा ही उन्हीं से। हमारा तो हाल एकलव्य जैसा है कि गुरु वो हमारे नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि जो उनका नारा था ना, सबका साथ और सबका विकास, मैंने कहा है क्या चीज, इसको पहले ढूंढ के देखूं इसमें। जब मैंने उसको एक नारे को ना अच्छी तरह से ब्रेकअप किया ना, तो मैंने बोला मेरे सबका साथ में मिसिंग कौन कौन है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन मिसिंग है सबका साथ में। विकास तो तब होगा जब सबका साथ पहले होगा। तो आई एनालाइज्ड। तो ये बहुत बड़ा ये नारा जो उन्होंने दिया, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं दिया, ये हर उस शख्स के लिए है जो लोगों की सेवा करना चाहता है। तो मैं समझता हूं इन वन वे आई एम थैंकफुल टू हिम कि भाई एक नारे से मैंने अपना सिस्टम बदल लिया, अपना सोचने का तरीका बदला और काम करने की शैली भी बदली। और मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने, यूरोपियन यूनियन तक को हमने ये बताया कि हमारे यहाँ पे इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, और हुए भी। लोगों ने बिना मजहब मिल्लत इलाके को छोड़ के, पार्टी के ऊपर उठ के सबने पार्टिसिपेट किया। हमने इंडिपेंडेंट लड़ा। तो मैं ये कहता हूं कि जब इतने बड़े ख्वाब को इतनी दुनिया को दिखाया गया, तो जब उसको एम्पावरमेंट की बात आती है, देन व्हाई डू वी लैक, व्हाई डज द एडमिनिस्ट्रेशन शाई अवे, व्हाई डोंट दे गिव फुल पावर्स। बिकॉज आज अगर गवर्नर रूल में ये हमको पावर नहीं मिली, कोई भी पॉलिटिकल क्लास अगर आ गई वो हमको कभी पावर नहीं देगी, कभी पावर नहीं देगी। ये मैं आपको क्योंकि हमें तो यहां रुकना नहीं है। हम तो साफ कर रहे हैं, हमें आगे दूसरे चुनाव लड़ने हैं। हमारा तो एम है कि हम असेंबली में जाएं, वहां जाके लेजिस्लेट करें कई चीजें। और एनी अमाउंट ऑफ एनी बिग ऑर्डर दैट इज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, दैट कैन नॉट एंड कैन नेवर एवर demean the legislation. Legislation is supreme और लेजिस्लेटिव ऑर्डर है ये हमारा कि इनको एम्पावरमेंट करनी है। तो हमने तो बस अपने प्रधानमंत्री जी की जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए ये घंटी बजाई, ये डोर नॉक किया। दिस वाज नॉट ए प्रोटेस्ट, दिस वाज ए नॉकिंग ऑफ ए डोर टू ए फादरली फिगर मनोज सिन्हा साहब, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वहां तक आवाज पहुंचाने का एक तरीका था हमारा, और हमने ये तरीका जो किया उसमें अगर किसी की फीलिंग हर्ट्स हुई है, इट वाज नॉट टू डिसरिस्पेक्ट समवन, इट वाज कि जो मेंबर चुनेंगे इनकी रिस्पेक्ट पूरी हो जाए। मैं अगर बताऊं, मुझे मेरा डीडीसी का मेंबर जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर ही नहीं होगा तो वो क्या काम करवाएगा? वो बाहर बैठा रहेगा, वो बाहर बैठ के फिर बाबू के रहमो करम पे ये मेरा काम डाल लो। वो अगर डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कमेटी का मेंबर नहीं होगा तो क्या मैं डालूंगा? मैं बाबू के रहमो करम पे हो गया, मेरी ये गली डाल लो, मेरी नाली डाल लो, मेरी सड़क डाल लो। अगर मेरा प्रोजेक्ट ही कोई 10 करोड़ का है तो मैं किसको रिक्वेस्ट करता रह जाऊंगा? आप ये देखें, अगर मेरा चेयरमैन, जो मेरा ही चेयरमैन, मैं बताता हूं, आप इस परिप्रेक्ष्य में आए कि जम्मू में 11 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं। 11 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के ऊपर मेयर बनता है। जब मेयर बैठता है तो मेंबर पार्लियामेंट उसका मेंबर है। तो जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के मेरा चेयरमैन भारत भूषण आएगा, तो वो जब वो प्लानिंग सेक्रेटरी के नीचे बैठेगा तो मेरा कहां से वो काम हो पाएगा? वो खुद ही बैगिंग बाउल लेके बैठा तो मेरा कहां से पूरा कर पाएगा? एमएलए शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट, ऑल्दो वी इंटेंड टू बी ए, भाई हमने तो वही लेजिस्लेशन, लेकिन
उसका काम कुछ और है। यहां पे जो अगर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तो लेट अस कम स्ट्रेट, सीधी बात है ना। तो सीधी बात यह है कि मेरे चेयरमैन को एम्पावरमेंट वो होनी चाहिए कि वो एक कैबिनेट स्टेटस में बैठा होगा। आप देखें जब भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है पॉलिटिकल क्लास की, तो कैबिनेट मिनिस्टर ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को चेयर करता है। तो अगर आप उसकी, और खासकर श्रीनगर जम्मू को तो चीफ मिनिस्टर करता है, क्योंकि ये बड़े डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कैबिनेट स्टेटस ही दो। आपने लद्दाख में दिया है, एक ही रियासत की 2 यूटी बनती है। वहां पे उस वक्त वही चीफ सेक्रेटरी थे, वही उस वक्त गवर्नर थे। बाद में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए जब थोड़ी देर बाद। तो मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद जब एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक ही चीफ सेक्रेटरी था, जब हम शुरू में 2 यूटी हुई, तो जो उनको बोला उनको मिल गया, जो हमको बोला हमको नहीं मिल रहा। यही इसी के लिए हमारा शोर था। मीर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी उस पैनल में थे जिनकी मुलाकात एलजी मनोज सिन्हा जी से हुई थी, क्या आश्वासन वहां से मिला? जैसे हम वहां पे हमारी पैनल कंप्राइज करती थी 12 मेंबर्स पे, क्योंकि कोविड का भी था ये कि सारे एक साथ तो जा नहीं सकते, तो फिर हमने एक पैनल क्रिएट किया। उस पैनल में हमने ख्याल रखा इस बात का कि दोनों रीजन्स जो है और उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि वहां यहाँ पे मैं जरूर ये मेंशन करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से पिछले 30 से 35 वर्षों में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर ऑन सेम स्टेज, वर ऑन सेम पेज। जैसे आपके कोई वहां पे ये नहीं था कि हमारा सिर्फ एक ही था कि हम एक झंडे के नीचे थे, दैट वाज डीडीसी फ्लैग, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से, इंडियन फ्लैग। यस एग्जैक्टली। तो हम एक ही इसमें नीचे थे, सभी लोग ऐसे, कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर, कोई रीजन को नहीं कर रहा था, सिर्फ लोगों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर आए थे। जैसे हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की चैम्बर में पहुंचे, वहां पे हमने पहुंचे, तो ऑनेस्टली बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ। और सीरियसनेस इस बात से पता चलती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये तो पता नहीं नियत क्या होती है इंसान की, पता नहीं चलता, लेकिन एक दैट्स एन इंस्टीट्यूशन एंड अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने सभी जो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, हाई रैंक ब्यूरोक्रेट्स है, जैसे आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको बुलाया वहां पे, प्रिंसिपल जो इनके सेक्रेटरी है वो भी थे वहां पे, और आपके जो कमिश्नर सेक्रेटरीज है वो भी थे वहां पे। उनके सामने बात हुई वहां पर। तो जब हमने तकरीबन 1 घंटा चली बहस हमारी उनके साथ, ये एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बात हो गई वहां पे। हमने कहा कि ये चीजें हैं, ये उन्होंने भी आश्वासन दिया वहां से, इंस्टीट्यूट नया है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन मैंने कहा जो पहला जो था ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो था, व्हिच वाज अ वेरी बैड वन, जिसने डराया बहुत ज्यादा, कि अगर लेटर ऑफ जो वांट ऑफ प्रेसिडेंस आई, अगर यही अंदर से जो आने वाला जो है बाकी हिस्सा जो है, अगर यही होगा तो एम्पावरमेंट कहां होगी फिर? एम्पावरमेंट इज अ वर्ड, यू नो, इसमें ये एक खूबसूरती है, इट्स अ ब्यूटी एम्पावरमेंट। इसका ये मतलब है कि जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं, आप याद रखो ये कि बगावत कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमारी जिस्म जैसे हमारा समाज भी होता है, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, आपके अंग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं आपके जिस्म में। अगर किसी अंग को खून, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आना बंद हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे इस समाज में, अगर जिस चीज का हम ख्वाब देख रहे हैं, जिस चीज के लिए डीडीसी मेंबर्स को मुंतखब किया गया था कि इन मेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, अगर वहां पे किसी क्षेत्र में या वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है, वो पैरालाइज हो जाएगा, वहां से आपकी फिर आवाजें उठनी शुरू हो जाएगी फिर। ठीक, मैं जानता हूं कि अगर हमने ख्वाब अरबों का देखा है, ट्रिलियंस, विच इज नॉट पॉसिबल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज 2021 की जब हम बात करते हैं, जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत बेशतर जगहों पर गया हूं, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक कम्युनिटीज टू। आपको पावर जो मिलता है वो सिर्फ 4 घंटे होता है, 24 घंटों में से 4 घंटे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, यू जस्ट कंफर्म इट। आपकी जो पानी की हालत है, ऑन पेपर्स है, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज है, आपको 85% जो है कावर्ड है,
जब रियलिटी देखते हैं तो वहां पे ओनली 25% पीपल आर ड्रिंकिंग द पोर्टेबल वाटर, विच इज क्वाइट मिजरेबल। आई मीन से दैट अब ये ना हमने चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे प्लान करना है क्या, लेकिन आप तो एम्पावर करें ना, जैसे टोनी जी बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हुकूक है, आपको जो मैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल, आई हैव टू गो टू द डिप्टी कमिश्नर टुमारो। बट इफ अगर आपका कद छोटा किया गया हो, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन भी होता है ना, तो क्या करेगा वो? बिल्कुल सही बात है। कैसे एम्पावरमेंट हो सकती है फिर जिन लोगों को की आप अगुवाई करने जा रहे हो, वहां पे आपका कद इतना छोटा किया गया, आपको वहां पे एक वो होता है ना कि दे विल टेक यू लाइटली, कांट डू द वर्क, ठीक है। लेकिन बाहर जो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ें गर्दिश कर रही थी, ये सारा कुछ ये होते हैं नैरेटिव सेट करने की बात है कि अगर ये लोगों के लिए लड़ते वहां पे जैसे हमने सेल्फ के लिए लड़ा है कि नहीं जी, हमें एम्पावर करने का मतलब डीडीसी एज एन इंस्टीट्यूशन। हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट सुलेमान और टोनी सिंह हु आर द डीडीसीज, एक्चुअली it is that we are talking about the institutions. Suleiman as a DDC is an institution. Tony Singh as a DDC is an institution. इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। मैं बोल रहा हूं आपको, स्कोप इसमें बड़ा जबरदस्त है, नया मॉडल है, आसमान की बुलंदियों तक इसको ले जा सकते हैं और क्लैश भी नहीं होगा एमएलएस की। जब कल जो आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, वो क्लैश भी नहीं होना चाहिए। पावर उनका जो डोमेन होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, होगा भी, इसमें कोई शक नहीं। जो हमें समझ आ रहा है, जो जैसे जब हम उस पर बात कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमें आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लग सकता है, हम इसको रिड्राफ्ट करेंगे, रिविजिट करेंगे, और आपको हमने ये इट्स आवर बेबी, दैट्स ट्रू, दिस इज देयर बेबी, उन्होंने ही क्रिएट किया उसे। मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए इनको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे इस खूबसूरत मॉडल को लाने के लिए। इसको और ज्यादा खूबसूरत, जिस तरह से ये लफ्जों में जिस तरह से इसे पेश किया गया है, थ्रू मीडिया से पेश किया गया है, एक खूबसूरत मॉडल, अब इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, हम तो यहाँ से चलते चलते आश्वासन तो मिल चुका, लेकिन यहाँ से आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब ने एक बड़े बढ़िया बात करी कि यही जो पैनल वहां पे डिस्कशन के लिए किया गया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोला कि आप जब इस बिल को तैयार करते हैं तो इन डेलिब्रेशन विद, ये इनसे बातचीत करने के बाद, जैसे हमारी एक प्रपोजल था कि अगर आप एमएलए को दिल्ली में देखें तो उन्होंने 10 करोड़ रुपया रख दिया अपने उसका एनुअली, 5 करोड़ रुपया रख दिया उसका, या 10 करोड़ रुपया रख दिया एनुअली एमएलए का। तो मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ इसका भी रखो सीडीएफ फंड, क्योंकि मैं जाऊंगा अपने इलाके में, वो कह रहे पानी पीने का नहीं है, बड़ा वाला हैंडपंप चाहिए जो बिल्कुल गहराई में जाके लगता है। अब मेरे सुचेतगढ़ में जाइए, वहां पे पानी का पीने का पानी सूख गया है, बिल्कुल है नहीं है बिल्कुल आज की डेट में। आई एम टॉकिंग नाउ, लेट अस गो राइट फ्रॉम दिस स्ट्रेट टू माय प्लेस। आप अगर पानी पीने का हैंडपंप में ड्राई हो चुका है, अभी समर शुरू नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं उनको मैं कहां से दूंगा? दे विल एक्सपेक्ट कि मैं अभी दे दूं, कुछ कर दूं अनाउंस। तो इफ आई हैव दैट फंड आई विल से यस, टेक इट अवे भाई, दिस इज योर मनी, आई एम जस्ट ए कस्टोडियन ऑफ योर मनी एंड आई विल स्पेंड दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा कि ग्रास रूट लेवल मीन्स एक्चुअल ग्रास रूट लेवल। वही चीज को देख के तो उनको ये किया कि भाई आप निचली सतह तक इसको एम्पावरमेंट कर दें, क्योंकि एमएलए रहता है वो भी ऊपर रह जाता है, वो उतनी रीच नहीं बन पाती है, तभी तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियों को छोटा किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें रीड्राफ्ट के ऊपर जब उन्होंने बोला कि ये ऐसे कर दिया जाएगा। दूसरा है कि हमारा अगर 2 करोड़ रुपए सीडीएफ रखा जाए, उसके लिए भी गवर्नर साहब के हम थैंकफुल हैं, उन्होंने यस किया है कि हाँ भाई इनका टेक दिस पॉइंट इनटू अकाउंट आल्सो। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी उधर थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, और हमारे रूरल डेवलपमेंट के भी थे कमिश्नर सेक्रेटरी। ये सारे लोग होने के बाद उन्होंने बोला कि जब इसको ड्राफ्ट करते हैं तो ये दोबारा इन कंसल्टेशन विद
डीडीसी की जो कमेटी आई है ये 12 मेंबरी, इनसे दोबारा कंसल्ट भी किया जाए, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये कहेंगे कि उस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हम हर जो मीटिंग होती थी, जो हमारी यहाँ पर रिव्यू मीटिंग होती थी, जब बीडीसी बनाई तो हम बोलते थे कि बीडीओ के हाथ से वो चेकबुक लेके डीडीसी को देने में 6 महीने लग गए। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को 6 महीने लग गए वो चेकबुक दिलवाते हुए, तो हमारा हाल देखो ना, हमें ऑफिसर क्या देंगे। आज भी हम अपना काम करवाने के लिए हमें, अगर सपोज जैसे इन्होंने कहा मुझे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाना है, अगर मुझे ही बाहर लोगों की तरह चिट देनी है और वेट करना है, देन वेयर डू आई स्टैंड। अगर मुझे डिवकॉम के ऑफिस में फिर चिट दे के बाहर इंतजार करना है आम पब्लिक की तरह, तो वेयर डू आई स्टैंड। यही चीजें हैं कि हमें प्रायोरिटाइज दे दिए जाए, हमें वहां पे मिलने के, क्योंकि अब हमारे पहले जैसा वक्त नहीं रहा। आप यकीन जाने हमारे सवेरे घरों में लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे हम मंत्री बन चुके हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा उनको कैसे काम किया जाए उनका। अभी तो बड़ा शुक्र है कि भाई हमारे जो आगे पीछे लोग दोस्त पढ़ते थे वही एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो छोटा मोटा काम किसी का चल रहा है। वरना मुझे बताएं, मेरे इलाके में अनसेफ बिल्डिंग जो है स्कूल की, वही कितनी ज्यादा है। स्कूल बंद होते जा रहे हैं, और जो स्कूल बंद हो रहे हैं, मैंने एक सतराइया स्कूल की इंस्पेक्शन की, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं। वहां पे बड़े अच्छे प्रिंसिपल थी, द लेडी प्रिंसिपल, तो वो उनके साथ स्टाफ भी बड़ा अच्छा था। पर मैं बच्चों के साथ अंदर गया तो देखा अनसेफ बिल्डिंग के नीचे बच्चे बैठे हैं। मैं तो गवर्नर साहब को कहूंगा कि आप एक बार विजिट करें आरएसपुरा, आपको जो ब्यूरोक्रेसी बता रही है वो सच ही नहीं है ही नहीं, वो झूठ है। अनसेफ बिल्डिंग के नीचे क्रैक आई है, उसके नीचे बैठे मेरे बच्चे। तो इसीलिए स्कूलों में नंबर कम होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूल में वहां पे बिल्डिंग ठीक है। हालांकि वहां पे टीचर पढ़ाने वाला जो है वो 12वीं पास होगा, कम एजुकेटेड होगा, लेकिन वो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अनसेफ बिल्डिंग के नीचे नहीं बिठाएगा। सतराइया है, 2 पंचायतों का एक गांव है, अब चकरोई है, सही है, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं। मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, मुझे किसी एक स्पोर्ट्स के इदारे से जो वहां पे डीजी स्पोर्ट्स हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी बच्चों को खेलों में लगाया जाए ताकि बच्चे ये जो चिट्टे का नशा आ रहा है, दूसरे नशा आ रहा है, इनसे दूर किया जाए। तो उन्होंने बोला एक टेबल टेनिस का वो दे देते हैं आपको, ले जाइए। मेरे पूरे इलाके में मैंने स्कूलों को ढूंढ मारा, छान मारा, टेबल टेनिस लगाने के लिए कमरा ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहां लगाऊं वो टेबल टेनिस। तो जी ये तल्ख हकीकतें आपने बयां करी। मीर साहब बिल्कुल संक्षेप में आप कुछ बोल रहे थे, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं बोल रहा था कि बीच में जब इसने कहा कि हमारे पास ना एक किस्म का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड जिसे बोलते हैं, मैं बताऊं आपको कि वडर एक गांव है हमारा, वडर बाला और पाई, ये हमारे एक्सट्रीम विलेजेस है। वो मैन टाउन से तकरीबन 18 या 19 किलोमीटर की दूरी पर है, और ज्यादा 22 से 24 दूसरा गांव है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक मिसाल, आपको एक एग्जांपल देनी है आपको कि वहां पे लैंडस्लाइडिंग और सिंक हो रहा है लैंड। वी विजिटेड, दैट इज अ प्लेस व्हिच इज क्वाइट वल्नरेबल टू दीस लैंडस्लाइड्स एंड द सिंकिंग। जब हम गए वहां पर, एज आई सेड दैट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। हमारा नुमाइंदा आएगा यहाँ पे, तो मैं पहुंचा वहां पे। ऑब्वियसली मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को फोन करो, आपके फॉरेस्ट के बहुत सारे विंग्स हैं, एक है सॉइल कंजर्वेशन, काम तो नहीं को करना है। मैंने जब मैम को फोन किया, वो कि डीएफओ है वहां पर, रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, मैंने कहा मैम, बड़ा पेशेंटली उसने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं उनको नहीं बोला कि मकान भी नीचे आ गया है सारा कुछ, तो फिर कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आप बात करें। जब आप किसी इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हो, इसको एम्पावर करो, इसमें वो इतनी ताकत दो ताकि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वो खरे उतरे वहां से, ठीक है। इसमें ये होता है कि इमरजेंसी फंड, क्योंकि अब इस माध्यम से ये बातें हम पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल बार बार तो रोज तो मौका नहीं मिल सकता है। अब 1 घंटे में सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा बयान नहीं कर सकते, जैसे हमें प्रिसाइसली हमने पॉइंट्स रखे वहां पे। अब ये है कि अगर आप डीडीसी बने हो तो आपके पास, क्योंकि आपने एक समझो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की आपने अगुवाई करनी है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये किस्से तो होते रहेंगे। इमरजेंसीज कैन हैपन एनी टाइम, डिजास्टर्स कैन हैपन एनी टाइम। अब स्केल देखनी होती है डिजास्टर्स की। कुछ डिजास्टर्स ऐसे, जैसे मैंने सिंक कहा,
कोई आपका जो है 100-1000 स्क्वायर फीट लैंड है वो सिंक हो गई है या ऐसा कुछ, विच वॉज द ओनली रिसोर्स टू द फार्मर। अब हमने उस पे ना ऑन स्पॉट उसको किस तरह से हम उसकी उस गुर्बत से, उस मुसीबत से उस वक्त कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास तो कोई फंड, किसी जगह पे आग जब लग जाती है तो आप जाते हो वहां पे, गवर्नमेंट उसे क्या देती है? आप जरा देखिए, डिप्टी कमिश्नर जब जाते हैं वहां पे एक टेंट देते हैं रहने के लिए, वहीं पर एक छोटा सा, वो गर्मी हो सर्दी हो आप कुछ भी टेंट दे सकते हो, फिर कुछ 5000 रुपए का। ये क्या होता है उसके लिए? क्या ऐसा वो सस्टेन कर पाएगा? ठीक है, अब ये उसको कहां पे पहुंचना पड़ता है? डिप्टी कमिश्नर के पास। लेकिन अगर आपके यहां पर ये चीजें मैसर हो, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इनके पास कोई ऐसा फंड हो जो इमरजेंसी में वहां पर वो यूटिलाइज करे वहीं पर, ठीक, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, ठीक है, वेल थॉट आउट मैकेनिज्म बनाए। और इस डीडीसी इंस्टीट्यूट को मैंने जब पहले एक बार फिर दोहराता हूं, मैं इसका स्कोप इतना है, इसका इतना जबरदस्त स्कोप है, बुलंदियों तक इसे पहुंचा सकते हैं। और एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट क्या हो जाएगी आप देख लेना। वंस यू आर गोइंग टू एम्पावर द डीडीसीज, जो आपने ख्वाब देखा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाब देखा है या होम मिनिस्टर ने ख्वाब देखे हैं, इसके लिए इसी से इसमें से शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं। मीर साहब, समय की सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में भी खासकर पहली बार डीडीसी के चुनाव यहां पर हुए, कहीं ना कहीं जो डीडीसी मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस उनकी नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशन डीडीसी मेंबर से काफी ज्यादा है। लेकिन डीडीसी मेंबर्स और डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहीं ना कहीं टूथलेस, विदाउट एम्पावरमेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे में एलजी प्रशासन, एलजी मनोज सिन्हा जी ने इनको आश्वासन दिया है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है इसको एक बार फिर रिड्राफ्ट किया जाएगा विद देयर कंसेंट, और आने वाले समय में जिस तरह मीर साहब ने कहा, स्काई इज द लिमिट। लोगों के जो इश्यूज हैं खासकर जम्मू कश्मीर में, आरएसपुरा की बात करें, कश्मीर की बात करें, हंदवाड़ा की बात करें, काफी एक्सपेक्टेशन है, लोग सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों में जो अचीवमेंट्स हैं उसमें एक मिसमैच भी नजर आता है। कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, तब जाकर जम्मू कश्मीर में आवाम के जो मसाइल हैं उन पर एक सही मायनों में हीलिंग टच लग सकता है। तनजीत सिंह टोनी जी और सुलेमान मीर साहब, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।